हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग जीआईजीएल के दो चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा होने वाला है लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, बहुत ही इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। 5 नंबर का इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके अलावा हम एक और चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वो भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का वेटेज वो भी रखता है। तो आज के वन शॉट में हम लोग टोटल 10 मार्क्स का वेटेज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। अगर ये चैप्टर्स तुमने कभी नहीं भी किया है तब भी तुमको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं अपने नोट्स लेकर आया हूँ। इस नोट्स को मैंने मॉड्यूल के हिसाब से ही बनाया हुआ है, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मॉड्यूल कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? नीचे मेरे इसी वीडियो के नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा दिया है। उसी ग्रुप में ये नोट्स मैं डाल दूंगा। अगर तुम उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें टॉर्ट के साथ शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग टॉर्ट शुरू करेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, 500 के हम लोग बहुत ही क्लोज है। चलो, तो सबसे पहला हमें समझना होगा टॉर्ट का मतलब क्या होता है। मैं कोई भी चैप्टर अगर करवाता हूँ तो मैं सबसे पहले उस चैप्टर के नेम का मतलब तुम्हें समझाता हूँ, जिससे हमें एक तरह से कड़क समझ में आ जाता है कि वो चैप्टर में हमें करना क्या है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि टॉर्ट मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो, टॉर्ट ना एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है टॉर्ट? एक फ्रेंच वर्ड है, डेराइव हुआ था लैटिन वर्ड टॉर्ट्रम से, और इसका मतलब होता है रॉन्ग। यानी टॉर्ट मतलब क्या? टॉर्ट मीन्स रॉन्ग। रॉन्ग मतलब क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं रॉन्ग मतलब क्या, तुम बोलोगे कुछ गलत होना या किसी के साथ गलत करना, दैट इज रॉन्ग। यस, हिंदी में तो रॉन्ग का मतलब यही है कि किसी के साथ गलत होना या कुछ गलत काम करना, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे और तुम्हें समझाता हूँ डिटेल में। ये देखो, रॉन्ग दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। एक होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल। अब सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में अंतर क्या, वो देखो। मान लो अगर किसी एक पर्सन के साथ गलत हुआ है, किसी एक पर्सन के साथ रॉन्ग हुआ, और इस एक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ इसी एक पर्सन पे पड़ा है, यानी पब्लिक एट लार्ज का इस रॉन्ग से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वैसे रॉन्ग को हम लोग सिविल रॉन्ग बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं तुम्हें। मान लो ये मिस्टर ए का घर है, ठीक है, और ये मिस्टर बी का घर है। दोनों पड़ोसी हैं। अब मिस्टर ए क्या कर रहा है? जो भी मिस्टर ए के घर का कचरा है वो उठाकर मिस्टर बी के गार्डन में फेंक दिया। मिस्टर ए ने अपने घर के कचरे को क्या किया? मिस्टर बी के गार्डन में फेंक दिया। तो अब ये यहाँ पर रॉन्ग हुआ है, ऑब्वियस सा बात है, रॉन्ग तो हुआ है। अब यहाँ पे जो रॉन्ग हुआ है इससे इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? मिस्टर बी पे पड़ रहा है। क्या पब्लिक एट लार्ज को इससे कोई लेना देना है? नहीं है। ये तो तुम्हारा आपसी मैटर है, तुम्हारा आपसी झगड़ा है, तुम लोग आपस में देखो। ठीक है, पब्लिक का यहाँ के क्या ही लेना देना। तो ऐसे रॉन्ग को हम लोग बोलते हैं सिविल रॉन्ग। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। लेट सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। लेटर मिस्टर बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? ब्रीच कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग है तो ये किसके साथ रॉन्ग है? मिस्टर ए के साथ रॉन्ग है। क्या कोई पब्लिक एट लार्ज का यहाँ पे कोई रोल है? नहीं है। ठीक है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तुम समझो। ठीक है, दूसरे को क्या ही मतलब। तो ऐसे रॉन्ग को हम लोग सिविल रॉन्ग बोलते हैं, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल पे पड़ना है। ठीक है, पब्लिक एट लार्ज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वहीं क्रिमिनल रॉन्ग एक ऐसा रॉन्ग हुआ जो भले ही किसी एक के साथ हो, रॉन्ग किसी एक पर्सन के साथ हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट पब्लिक एट लार्ज पे पड़ता है। यानी पूरा सोसाइटी पर उस रॉन्ग का गलत प्रभाव पड़ता है, जिसको बोलते हैं दहशत फैल जाता है। एग्जाम्पल में मर्डर। ठीक है, मर्डर हो गया, मर्डर किसी एक इंसान का हुआ, ठीक है, लेकिन पूरा सोसाइटी डर जाता है, पब्लिक एट लार्ज का इम्पैक्ट पड़ता है कि यार दिन दहाड़े मर्डर हो गया। रेप, डकैत,
उसके अलावा और भी बड़े बड़े जो क्राइम्स हैं जिसका भले ही किसी एक के साथ हो, लेकिन वहाँ पर हम लोग किसी एक के साथ काउंट नहीं करते, हम उसे काउंट करते हैं कि वो पूरे पब्लिक एट लार्ज है, पूरे पब्लिक के अगेंस्ट जो है ये क्राइम हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा टॉट रॉन्ग है। ठीक है, पहला लाइन हमें बता रहा है कि टॉट रॉन्ग है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टॉट कौन से नेचर का रॉन्ग है, सिविल या फिर क्रिमिनल। तो यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट आता है और वो हमें बताता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, यानी हमें यहाँ पर क्रिमिनल रॉन्ग का कोई मतलब नहीं है, हमें क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में समझना ही नहीं है। टॉर्ट क्या है, बेसिकली सिविल रॉन्ग है। ठीक है, सिविल नेचर का रॉन्ग है। क्रिमिनल नेचर के रॉन्ग से डील कौन करता है, बीएनएस, बीएनएसएस, जो ऑलरेडी मैंने वन शॉट में करवा दिए हैं। अभी हम लोग सिविल रॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे जिससे डील करता है टॉर्ट। ठीक है, यानी सिविल रॉन्ग भी जो है टॉर्ट है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो डिफिनेशन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, डिफिनेशन और क्या बोलता है। देखो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ये तो हम समझ गए, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ध्यान से समझना, सिविल रॉन्ग में क्या सिर्फ टॉर्ट ही आएगा, द आंसर इज नो। टॉर्ट के अलावा भी बहुत सारे चीज आते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ तुम्हें दिया, एक पर्सन ने अपना कचरा दूसरे पर्सन के गार्डन में डाल दिया, दैट इज टॉर्ट, दैट इज टॉर्ट। ठीक है, ये टॉर्ट है। दूसरा एग्जांपल मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, ये भी टॉर्ट है। बट ध्यान से समझना, टॉर्ट जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक अलग सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट एक अलग सिविल रॉन्ग है। दोनों अलग अलग है, दोनों को एक नहीं ट्रीट कर लिया जाएगा कि भाई ये भी तो सिविल रॉन्ग है, ये भी तो सिविल रॉन्ग है तो ये भी टॉर्ट होगा, नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, यही बात ये लाइन बोलता है। एंड इसके अलावा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी टॉर्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, मान लो तुमने किसी को पहले बोल दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है, हम लोग प्लान कर लिया, जैसे दोस्तों लोगों में होता है, ठीक है, प्लान कर दिया। हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो फ़ोन करके बोलता है हाँ भाई मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। 3 दिन ट्रिप से 1 दिन पहले ही फिर वो फ़ोन करके बोलता है यार मैं नहीं जा पाऊँगा, शिट, मैं इस बार तैयार था जाने के लिए बट मैं नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, तो हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो ट्रिप से पहले तो बोलता है जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, जिस दिन ट्रिप होता है उसी दिन कैंसिल। तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए तुम क्या टॉर्ट पे केस कर दोगे ना, वो टॉर्ट के अंदर कवर्ड नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जितने भी सिविल रॉन्ग है वो सब टॉर्ट के पार्ट है। चलो अब टॉर्ट को कुछ और लोगों ने डिफाइन किया गया, जैसे एक सैलमोन भाई हैं, ठीक है, उन्होंने टॉर्ट को डिफाइन किया और उन्होंने क्या डिफाइन किया, एक ये टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, जिसका रेमेडी कॉमन लॉ में अवेलेबल है और इसके लिए हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, सैलमोन भाई ने यही टॉर्ट को डिफाइन किया। अब देखो सिविल रॉन्ग क्या है मैंने समझा दिया, कॉमन लॉ क्या है, यानी ये जो टॉर्ट है इसके ऊपर केस होगा तो इसका जजमेंट कहाँ से आएगा, कोर्ट देगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्ट का खुद का कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, और इसके लिए हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, जो फिक्स ना हो। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस जैसे कि फिक्स होते हैं। मान लो कोई केस हुआ तो उसमें फिक्स्ड है कि इसमें 25,000 का तो तुमको डैमेज मिलेगा ही मिलेगा, तो वो हो गए लिक्विडेटेड डैमेज। यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना डैमेज मिलना चाहिए टॉर्ट में। ठीक है, और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। और मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है। मान लो तुम रोड पे जा रहे थे, तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन गिरा मिला, ठीक है, तुम जैसे मोबाइल फ़ोन को उठाओगे तुम एक कॉजी ऑब्लिगेशन में आ जाओगे। वहाँ पे तुम्हारा इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है कि तुम उस फ़ोन को वापस करो। अगर तुम उस फ़ोन को वापस नहीं करते हो तो ये सामने वाले पर्सन के साथ गलत है, बट ये गलत टॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। उसके अलावा एक और पर्सन है जिसने टॉर्ट को डिफाइन किया। क्या बोला उन्होंने कि टॉर्ट बेसिकली क्या है, टॉर्ट करने पे एक टॉर्टियस लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तुम अगर टॉर्ट करोगे यानी किसी के साथ गलत करोगे तो ऑब्वियस बात है तुम लायबल हो जाओगे। ठीक है, ये तभी एराइज होगा जब तुम कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करोगे जो फिक्स्ड बाय लॉ है। यानी अगर तुम्हारा कोई ड्यूटी, जैसे मेरा, ठीक है, इस एग्जांपल में देखो पर्सन ए का ड्यूटी है कि वो पर्सन बी को डिस्टर्ब ना करे। अब वो पर्सन ए क्या कर रहा है, पर्सन बी को जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्वियस बात है ये टॉर्ट हो गया। यहाँ पर पर्सन ए का टॉर्टियस लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही बात
बोला है कि जिसके लिए हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे। इसके अलावा एक और डिफिनेशन है जो यहाँ मिस हो गया है, फ्रेजर। लिख लेना, कॉपी में कहीं लिख लेना या नोट्स में इसी तरह बना कर लिख देना, या मैं ही तुम्हें भेज दूंगा नोट्स में लिखकर, ठीक है। फ्रेजर, फ्रेजर ने क्या डिफाइन किया है कि टॉर्ट बेसिकली क्या है, इनफ्रिगमेंट ऑफ राइट इन रिम। टॉर्ट इनफ्रिगमेंट ऑफ राइट इन रिम है। अब क्वेश्चन ये आता है राइट इन रिम क्या होता है, तो राइट इन रिम देखो, लेट सपोज ये बैटमैन है, ये बैटमैन जो टॉय है मैं परचेज करके लाया दुकान से, मैंने इसके लिए पेमेंट किया, तो अब ये बैटमैन जो टॉय है ये किसका है, मेरा है। तो मेरा इस टॉय के ऊपर राइट इन रेम है। राइट इन रेम मतलब मेरा राइट है इस टॉय के ऊपर पूरी दुनिया के अगेंस्ट में। अगर ये टॉय तुम्हें यूज करना है तुमको मेरे से परमिशन लेना होगा। ये टॉय अगर तुम्हें देखना भी, अगर छूना भी है ना, तो मेरे से परमिशन लेना होगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा राइट इन रेम है, ठीक है। इसके साथ कुछ भी करना है तो वो मेरे परमिट के हिसाब से होगा, क्योंकि पैसे मेरे लगे हैं, ऑनर मैं हूँ, राइट इन रेम है मेरा। तो टॉर्ट फ्रेजर ने क्या बोला, अगर ये जो राइट इन रेम है यानी इसको होल्ड करने का, यूज करने का राइट इन रेम मेरे पास है पूरी दुनिया के अगेंस्ट में, ठीक है। तो अगर इसका इन्फ्रिगमेंट होता है यानी ये राइट इन रेम मेरे से छीन लिया जाता है, यानी ये रोबोट तुम मेरे से छीन लेते हो या फिर मेरे बिना परमिशन के तुम इसको यूज कर लेते हो, देख लेते हो, ठीक है, तो ये इन्फ्रिगमेंट होगा मेरे राइट का, और इसी को हम लोग टॉर्ट बोलते हैं। ये फ्रेजर भाई ने डिफाइन किया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में नहीं आया है तो कॉमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि लाइव तो है नहीं तो मैं तुम्हें बता कैसे सकता हूँ। अब आगे देखो, जो पर्सन टॉर्ट करेगा उसको टॉर्ट फीजर बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक जनरल प्रिंसिपल है, ऑल टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट। हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉर्ट नहीं है, मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन टॉर्ट नहीं है। तो ऑब्वियस सा बात है ये सब भी सिविल रॉन्ग है, लेकिन ये सब टॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइन निकल कर आता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो अब टॉर्ट करने के लिए एक इंसान रॉन्ग कर रहा है तो उसको कब हम लोग टॉर्ट बोलेंगे, तो उस चीज़ के लिए हमें टॉर्ट के एलिमेंट्स चेक करने होते हैं कि क्या क्या टॉर्ट, क्या क्या एक्शन होना चाहिए जिसके बाद हम लोग बोलेंगे कि यहाँ टॉर्ट हो चुका है, ठीक है। सबसे पहला रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, वो भी एक सिविल रॉन्ग, ठीक है। यानी एक कोई गलत काम होना चाहिए, कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। मान लो मैंने किसी का राइट एंड रेम छीना, तभी तो वो रॉन्गफुल एक्ट टॉर्ट बनेगा। अब मैंने कुछ किया ही नहीं है, झूठ का मेरे ऊपर लॉ ऑफ टॉर्ट थोड़ी लग जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, वो भी सिविल वाला। क्रिमिनल वाला होगा वो तो फिर बीएनएस एंड बीएनएसएस में डील होगा, ठीक है। यहाँ पे एक केस लॉ भी हुआ है, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर, ठीक है। उसके बाद दूसरा लीगल डैमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ डैमेज नहीं लिखा है, अगर डैमेज दिखता तो हम लोग समझते कि अच्छा मॉनेटरी टर्म्स में कोई डैमेज हुआ है। यहाँ पे बात हो रहा है लीगल डैमेज का, यानी तुम्हारा मॉनेटरी डैमेज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेन फोकस है लॉ ऑफ टॉर्ट में, तुम्हारा राइट डैमेज होना चाहिए। क्या डैमेज होना चाहिए, तुम्हारा राइट, जो तुम्हारे पास लीगल राइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पर टॉर्ट की बातें होंगी, ठीक है। चलो, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट दैट इज राइट इन रेम, और यही तो फ्रेजर भाई ने डिफाइन भी किया था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक आता है डैमनम सिने इंजुरिया और एक आता है इंजुरिया सिने डैमनम। डैमनम सिने इंजुरिया में होता क्या है, डैमेज तो होता है तुम्हें बट विदाउट लीगल इंजरी, यानी यहाँ पर तुम्हारा राइट के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बट स्टिल तुम्हें मॉनेटरी टर्म में डैमेज हो रहा है। अब यार ये समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल दे दे तो मैं दूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो एग्जांपल से लेते हैं। केस लॉ यहाँ पर है एक, दैट इज क्लस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब इस केस में हुआ था क्या, देखो हाँ बताऊँ तो, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ। एक स्कूल था, ठीक है, ये देख बिल्डिंग्स के ड्राइंग में अच्छा बनाता, किसी में तो भाई स्कोप था, जब आर्टिस्ट बन सकता था।
ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल में एक टीचर हुआ करता था मिस्टर एक्स, मैं अभी मान के चल रहा हूँ। अब ये टीचर क्या करता था, ये बहुत अच्छा पढ़ाता था, मतलब टॉप नॉच, इस इंस्टीट्यूट का सबसे बेस्ट टीचर, ठीक है, ठीक है। तो अब ये स्कूल में पढ़ाता था और स्टूडेंट इनको बहुत प्यार करते थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके बाद कुछ दिन बाद इस टीचर ने ये स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, स्कूल छोड़ दिया और खुद का एक नया स्कूल बनाया, ठीक है। पर्सनल, देख रहे हो भाई, पैसा आ गया, पर्सनल स्कूल, खुद का एक पर्सनल स्कूल बनाया और वो भी ठीक इस स्कूल के सामने। अब पर्सनल स्कूल बना दिया तो अब हुआ क्या, इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ आ गए, क्योंकि ऑब्वियस बात है इस टीचर का औड़ा था भाई, औड़ा, और औड़ा था तो इसलिए इस टीचर के लिए सोचा यार इस टीचर का स्कूल है, इतना अच्छा पढ़ाता है, चलो हम लोग इसी के यहाँ एडमिशन ले लेते हैं। तो बहुत सारा टीचर्स जो है ये यहाँ से छोड़कर, टीचर बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वहाँ से छोड़कर यहाँ आ गया, ठीक है। वो एक मिनट रुको यार। तो इससे हुआ क्या, इस स्कूल को मॉनेटरी टर्म में बहुत ज़्यादा लॉसेस झेलने पड़े। ऑब्वियस बात है, अगर इस स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से अगर 50 भी चले जाएंगे तो 50 लोगों का एडमिशन खर्चा वो सब तो गया। तो इस स्कूल ने क्या किया, इस टीचर पे केस कर दिया टॉट का कि भाई देखो यहाँ पर जो है मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को मॉनेटरी डैमेज हुआ है, तो चुपचाप से मेरे को कंपनसेशन दे दो। यही इस केस में डिसाइड हुआ था कि भाई यहाँ पर कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही यहाँ पे स्कूल को डैमेज हुआ है, लेकिन क्या उस टीचर ने कोई लीगल राइट्स छीना है स्कूल का? नहीं। हर कोई स्कूल खोल सकता है, ठीक है, मेरा राइट है मैं स्कूल खोल सकता हूँ, तुम्हारा राइट है तुम भी स्कूल खोल सकते हो। यहाँ पे किसी का लीगल राइट उसने नहीं छीना है, ठीक है। अब डैमेज हुआ तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, कंपटीटर आएगा तो ऑब्वियस बात है डैमेज तो होगा ही। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डैमनम सिने इंजूरिया, और ये एक्शनेबल नहीं है क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे लीगल राइट का डैमेज नहीं हुआ है। टॉट तभी होगा जब लीगल राइट का डैमेज होगा, ठीक। अब यहीं से निकल के आता है इंजूरिया सिने डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर इंजरी हुआ है, इंजरी क्या चीज का, लीगल राइट्स का। लीगल राइट्स यहाँ पर तुम्हारा इन्फ्रिग हुआ है, डैमेज हुआ है, लेकिन यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ है। एग्जाम्पल में यहाँ देखो, एक केस है एस बाय वर्सेस वाइट, इस केस में हुआ था क्या, देखो एस बाई जो है एक पर्सन था मिस्टर एक्स, अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है इंजुरिया सिने डैमनम, जिसका मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। अब ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि क्या होगा इस कॉन्सेप्ट में, यानी यहाँ पे इंजरी हुआ है, तुम्हारा लीगल राइट का इन्फ्रिगमेंट हुआ है, बट तुमको कोई मॉनेटरी टर्म में डैमेज नहीं हुआ है, स्टिल ये टॉट के अंदर कवर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक केस हुआ है एस बाय वर्सेस वाइट, इसमें हुआ क्या था, एक इंसान था वो वोटिंग करने जा रहा था, ठीक है। वोटिंग करना सबके पास, सबका राइट होता है कि वो वोटिंग कर सकता है अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को, ठीक है। अब वो वोटिंग करने जैसे पहुंचा, वहां पर एक ऑफिसर था, उसने उसको वोटिंग करने ही नहीं दिया, यानी वो वोटिंग करने से उसको रोक दिया गया, ठीक है। ऐसे ही ऐवे ही, अरे नहीं तू नहीं कर सकता, तेरा शकल अच्छा नहीं, चल जा, ठीक है। तो वोटिंग करने से उसको रोक दिया गया। अब वोटिंग करने से उसे रोक दिया गया, अब जिसे वो वोट करना चाहता था, एट द एंड ऑफ रिजल्ट वही कैंडिडेट जीता है। मतलब मान लो कोई एक पर्सन है, किसी को वोट करना चाहता था, जीता वही, तो यहाँ पे उसको कोई डैमेज हुआ नहीं, मतलब उसका वोट पड़ता नहीं पड़ता बात एक ही था, जीता वही कैंडिडेट, लेकिन स्टिल उसका राइट यहाँ पे इन्फ्रिग हुआ है। क्या उसका राइट था कि वो वोट कर सकता है, बट उसको वोट नहीं करने दिया है वे ही, तो इसलिए ये यहाँ पे इंजरी हुआ है विदाउट डैमेज, तो ये टॉट के अंदर अप्लीकेबल है, एक्शनेबल है, ठीक है। उसके अलावा ये दो एलिमेंट्स के अलावा तीसरा एलिमेंट है कि लीगल रेमेडी होना चाहिए, यानी यहाँ पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस तुम्हें कोर्ट देगा, ठीक है। ये तीन रहेगा तो ऑब्वियस बात है हम इसे टॉट बोलेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मेंस रिया का। मेंस रिया के बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी तुम्हें बीएनएस में समझाया हुआ है, क्योंकि मेंस रिया बेसिकली बीएनएस का पार्ट है। मेंस रिया क्या बोलता है, एक्टस नॉन फिसिक्रियम निसी मेंसिट रिया, इसका मतलब द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्टी इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड।
अगर मैं इन सिंपल में बोलूँ तो ये सिंपल सा बात बोलता है, मेंस रिया मतलब कि तुम कितनी ज़्यादा तुम्हारा गिल्टी माइंड था उस क्राइम को कमिट करने में। यानी मान लो तुम कुछ कर रहे हो तो कोर्ट जो है वो तुम्हारा इंटेंशन देखता है, क्या तुम वो जानबूझ के कर रहे हो, क्या तुम्हारा गिल्टी माइंड था, एविल माइंड था तुम्हारा उस एक्ट को करने के लिए। इसी को हम लोग मेंस रिया बोलते हैं। लेट सपोज कि कोई इंसान किसी का चेन छीन के भाग रहा है, अब वो चेन जब छीन रहा था तभी उस इंसान ने उसके हाथ पकड़ के खींच दिया और वो गाड़ी से गिर गया एंड उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर मेंस रिया देखा जाएगा कि यार तुम्हारा इंटेंशन क्या उसको सही में गिराकर मारने का था। द आंसर इज नो, तुम्हारा इंटेंशन था खुद को सेल्फ डिफेंस करने का। तो यहाँ पर मेंस रिया बोलेगा कि यार भले ही क्राइम हुआ है बट यहाँ पर तुम्हारा वो इंटेंशन नहीं था, क्योंकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेंस रिया का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। अब टॉर्ट में मेंस रिया हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, ये सारा चीज बीएनएस एंड बीएनएसएस का पार्ट है। तो मेंस रिया वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखना ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग ये चेक ही नहीं करेंगे कि तुम्हारा इंटेंशन था कि नहीं था। अगर तुमसे गलती हुआ है, गलती से भी गलती अगर हो गया है टॉर्ट के अंदर, तब भी तुम जो है लायबल माने जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ में लगता है। हाँ, कुछ केसेस हैं आगे मैं तुम्हें बताऊंगा जहाँ पर टॉर्ट में भी मेंस रिया एक बार देखा जाता है। कुछ केसेस हैं जैसे कि बैटरी एंड असॉल्ट, ये क्या होते हैं अभी आगे मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, बट अगर जनरल स्पीकिंग की बात करें तो मेंस रिया का कोई लेना देना नहीं है टॉर्ट से। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे रॉन्ग टू ए पर्सन, मैं तब से बोल रहा हूँ कि टॉर्ट 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 मतलब रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अरे कैसा रॉन्ग? मैंने बोला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट नहीं है। मैंने बोला ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, टॉर्ट नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि क्रिमिनल रॉन्ग्स, मर्डर, ये सब भी टॉर्ट नहीं है। अरे तो टॉर्ट है क्या एक्चुअली में? क्या करेंगे जो हम लोग बोलेंगे कि ये टॉर्ट है? तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहला बैटरी, क्या बैटरी करेंगे? अरे बैटरी मतलब क्या होता है, देखो, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है। यानी कोई पर्सन जा रहा है, हमने उसे मार दिया या उसे धक्का दे दिया, दैट इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। अब धक्का कितने जोर से दिया तुमने, कितने जोर से दिया तुमने या फिर कितने फोर्स से दिया, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम हल्का सा भी ऐसे पुश कर दोगे उसके बिना कंसेंट के, तो ये जो है बैटरी माना जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं। लेट्स सपोज तुम दोस्त लोग के ग्रुप में ऐसा होता है कि जब दोस्त लोग आते हैं तो जो एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त को मार रहा है या फिर ऐसे धक्का दे रहा है, ठीक है, दैट इज बैटरी। हाँ, वो टॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब से अगर कोई दोस्त तुम्हें धक्का दे तो बोलना भाई टॉर्ट कर रहे हो, बैटरी, वो भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर लूँगा, ठीक है। फिर वो तुम्हें और धक्का देगा, ठीक है। अब यहाँ पे केस लॉ हुआ कॉवर्ड वर्सेस बैडली। इस केस लॉ में हुआ क्या, इस केस लॉ में डिसाइड क्या क्या, देखो डिसाइड क्या हुआ, ध्यान समझना। इस केस लॉ में डिसाइड किया कि अगर कोई तुमको फोर्स से पुश कर रहा है या तुम्हारा ऊपर डायरेक्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट एप्लीकेशन रीजनेबल फोर्स से ज़्यादा नहीं है, तो वो बैटरी नहीं माना जाएगा। रीजनेबल फोर्स से ज़्यादा मतलब कि कोई इंसान है हंसते मजाक में होता है यार तुम भी ना, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया तो क्या ये भी बैटरी हो जाएगा? द आंसर इज नो। अगर मैं रीजनेबल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, रीजनेबल फोर्स से ज़्यादा नहीं लगा रहा, मतलब इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा हूँ जिससे तुमको डैमेज हो, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर ये बैटरी नहीं माना जाएगा। अगर रीजनेबल फोर्स मैं लगा रहा हूँ, रीजनेबल फोर्स से ज़्यादा मैं नहीं लगा रहा हूँ। उसके अलावा इस केस लॉ में एक और चीज़ बोला गया कि मान लो तुम्हारे ज़मीन पे कोई घुस गया, तो तुम वहाँ पे रीजनेबल फोर्स लगा सकते हो उसको ज़मीन से बाहर निकालने के लिए, ये भी बैटरी नहीं माना जाएगा। तो ये दो चीज़ बैटरी में ध्यान रखना। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और क्वेश्चन जो आता है वो मैं बताता हूँ, लॉफुल जस्टिफिकेशन से। मान लो तुम बस में जा रहे हो, बस में लोग या मेट्रो में ऐसे ट्रेन पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं। अब अचानक बस जब रुकता है तो बॉडी हमेशा आगे जाता है, ठीक है। अब आगे कोई मान लो पर्सन है, मैं इस तरह खड़ा हूँ एंड ट्रेन रुका, अचानक ट्रेन रुका तो मैं ऐसे आगे गया और आगे गया तो उस पर्सन से मैं टकरा गया और वो पर्सन भी आगे चला गया। तो अब वो पर्सन बोल रहा है कि तुमने मेरे साथ बैटरी किया, मैं तुमसे डैमेजेस क्लेम करूंगा। द आंसर इज नो। यहाँ पे मेरे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है। जस्ट बिकॉज ट्रेन चल रहा था अचानक रुकता है तो यहाँ पे साइंस लगता है, ठीक है। साइंस का कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, और ऐसा बात है, यहाँ पे मेरे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है कि वो डायरेक्ट फोर्स मैंने क्यों लगाया, ठीक है। अगर मेरे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो ये भी बैटरी नहीं माना जाएगा। इतनी बातें हमें समझ में आ गई बैटरी में। दूसरा आता है असॉल्ट।
असॉल्ट मतलब ये AK-47 निकाल के उड़ा नहीं देना है, ठीक है। असॉल्ट मतलब क्रिएटिंग अ रीजनेबल एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन वर्ड का मतलब ध्यान रखना फियर ऑफ बैटरी थ्रेट्स, यानी असॉल्ट का मतलब यहाँ पे थ्रेट्स देना, मतलब मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ और मैं तुम्हारे माइंड में डर बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग में ये डर बना रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बैटरी करने वाला हूँ, यानी मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन, मैं फोर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ओए सुन, अगर अगर आज 10 घंटे नहीं पढ़ा तो मैंने तेरा मुंह तोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे माइंड में फियर क्रिएट कर रहा हूँ कि यार अगर मैं 10 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो ये मेरे को मारेगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेगा, बैटरी होगा, तो दैट इज कॉल्ड असॉल्ट और ये भी टॉट माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है कि ध्यान से समझना, जब भी बैटरी होगा तो असॉल्ट के चांसेस हैं, ठीक है। पहले जो है लोग डराते ही हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा ये वो, ठीक है। जब भी बैटरी होगा यूजली बैटरी के साथ हमेशा असॉल्ट भी होता ही है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें असॉल्ट के बिना भी बैटरी हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई तुम्हें पीछे से आके मार दे, अब पीछे से आके मार दे तो तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी कभी तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है बैटरी होने से पहले तुम्हें असॉल्ट का पता नहीं था, ठीक है। तो ये था दो कॉन्सेप्ट, बैटरी एंड असॉल्ट। थर्ड वन इज बॉडीली हार्म, यानी फिजिकल हार्म, किसी का तुम माथा फोड़ दिए, तुमने धक्का दिया, वो गिर गया, उसका कट गया, ठीक है, मतलब हाथ वगैरह कट गया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बॉडीली हार्म। चलो हो गया। उसके बाद आता है फॉल्स इम्प्रूवमेंट, यानी तुम किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। मान लो मैंने एक सीरियल में देखा था कि ठीक है, एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को एक रूम में बंद करके रखा था, दैट इज कॉल्ड फॉल्स इम्प्रूवमेंट। बिना अगर लॉफुल जस्टिफिकेशन के तुम किसी को भी अगर रिस्ट्रेन करते हो, कहीं जाने से रोक रहे हो, कहीं बंद करके रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉल्स इम्प्रूवमेंट, ये भी टॉट है। अब यहाँ पे लॉफुल जस्टिफिकेशन क्या होगा, मान लो तुम्हारे घर में चोर घुसा, तुमने सुन लिया, अब चोर को तुमने एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फ़ोन किया, तो यहाँ पर चोर ये नहीं बोल सकता ओ मेरे साथ जो है फॉल्स इम्प्रूवमेंट हो गया, टॉट हो गया, नहीं, तुम्हारे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है, ठीक है। चलो फिफ्थ वन इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखना, मान लो किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन पे झूठा केस कर दिया, ठीक है, एवे ही केस कर दिया क्योंकि वो इंसान उसको पसंद नहीं था। अब केस कर दिया तो केस करने से हुआ क्या, उसका नाम खराब हुआ। अब नाम खराब हुआ, भले ही केस वो पर्सन जीत गया क्योंकि वो सच्चा था, ठीक है, केस ही झूठा था, वो इंसान केस जीत गया, बट उसका नाम तो खराब हो गया ना। तो अब जैसे ही वो केस जीत जाएगा तो फिर वो अब इसके ऊपर केस करेगा कि तुमने मेरे ऊपर झूठा केस किया था, अब मेरे को तुम डैमेजेस दो, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है। यानी प्रोसिक्यूशन होता है प्लेंटिफ का डिफेंडेंट के द्वारा मैलिशियसली, यानी गलत केस करके, विदाउट रिजनेबल काउज, और ये जो है प्लेंटिफ के फेवर में ही खत्म होता है और इसके बाद जो है उसको डैमेज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है नर्वस शॉक। नर्वस शॉक क्या होता है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। एक पर्सन है, यहाँ पे एक केस लॉ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, चलो एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो मान लो एक फैक्ट्री है, इसमें 3 पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी 2 पर्सन के बीच में लड़ाई हो गया, एकदम जमकर, एकदम मारा मारी एकदम हो चुका है 2 पर्सन के बीच में, और इस 2 पर्सन के बीच में जो लड़ाई हुआ उसमें हुआ क्या, एक पर्सन ने पत्थर उठाया और दूसरे पर्सन का सिर फोड़ दिया, मतलब एकदम मारे रखा, एकदम सिर पूरा एकदम पूरा सिर ही खत्म कर दिया। अब तीसरे पर्सन ने ये होते हुए देखा, अब ये जो उसने देखा, अब इसको देख के वो कोमा में चला गया, यानी वो नर्वस शॉक में चला गया कि ये कैसे मार सकता है इतना निर्दयी से, मतलब खून देख के वो पागल हो गया, मतलब निपट गया, निपट नहीं गया, मतलब उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नर्वस शॉक। तो सोचो जिस इंसान का माथा फोड़ा उस पे ऊपर क्रिमिनल तो चार्ज लगेंगे ही लगे, ऊपर से उसके ऊपर टॉर्ट भी लगेगा नर्वस शॉक का, ठीक है। चलो तो इसलिए क्या फिल्म वगैरह में जो है, जो इंसान मर्डर होते हुए देख लेता है उसको भी गुंडे मार देते हैं, क्या यही रीज़न तो नहीं है कि वो नर्वस शॉक से बचना चाहते हैं? मेरे को लगता है यही रीज़न होगा। उसके बाद आता है डेफामेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफामेशन हमने BNS में भी कवर किया था, ठीक है। डेफामेशन मतलब होता है अटैक ऑन रेपुटेशन, तुम किसी का नाम खराब कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि यार ये इंसान ऐसा है,
मतलब तुम गलत सलत बातें बोल रहे हो, किसी का नाम खराब कर रहे हो, गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के खिलाफ, दैट इज कॉल्ड डेफामेशन। अब डेफामेशन दो तरीके के होते हैं, एक लिबल, दूसरा सेलेंडर। लिबल मतलब कोई परमानेंट फॉर्म में किसी का नाम खराब करना, पिक्चर बनाकर, गंदी पिक्चर्स बनाकर, वीडियो बनाकर, या कुछ पोस्ट डालकर, गलत सलत पोस्ट डालकर किसी का रेपुटेशन पे अटैक करना, दैट इज कॉल्ड लिबल। ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, कोई स्टेटमेंट के थ्रू ट्रांजिट फॉर्म में बोल कर, गेस्चर्स के थ्रू, जैसे कि मान लो कोई मोटा आदमी होता है तो कुछ लोग जो है वो बॉडी शेमिंग करते हैं इस तरह गेस्चर्स देके, या फिर कोई वर्ड बोल कर किसी को बोलते हैं कि यार तू ऐसा है वैसा है। ठीक है। यानी कैसे भी अगर तुम बोल कर ट्रांसिट फॉर्म में, परमानेंट फॉर्म में नहीं, नाम खराब कर रहे हो तो वो भी स्लैंडर है और ये भी डिफॉर्मेशन है। ठीक है। ध्यान रखना, लेवल में पनिशमेंट ज़्यादा है। अब ऐसा बात है क्योंकि ये परमानेंट फॉर्म में है तो ये जो है पनिशमेंट ज़्यादा है और इसमें जो है पनिशमेंट कम। ठीक है। चलो, और ये जो एक और इम्पॉर्टेंट बात, डिफॉर्मेशन क्रिमिनल भी है और सिविल भी है। यानी अगर तुम किसी के साथ डिफॉर्मेशन करते हो तो तुम्हारे ऊपर दोनों अप्लाई होगा, बीएनएस सेक्शन 356 भी अप्लाई होगा और यहाँ पर जो है टॉट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉट है वो है नेग्लिजियंस, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर रिजल्टिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल डैमेज। अब मान लो तुम्हारा ड्यूटी था कि तुमको अच्छे से परफॉर्म करना है, अब तुम अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो अब ऐसा बात है यहाँ पर तुम्हारे ऊपर टॉट लगेगा ही लगेगा। इस पर केस हुआ पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल, उसमें डिसाइड हुआ डॉक्टर का ड्यूटी है कि वो ड्यू केयर से ऑपरेशन करे, अगर नहीं करता है तो अब ऐसा बात है टॉट के लिए लायबल माना जाएगा। अब ये सारे थे टॉट। अब टॉट में तुमको रेमेडी क्या मिलेगा, टॉट हो गया तुम्हारे साथ, अब क्या, टॉट हो गया तो ऑब्वियस बात है तुमको रेमेडी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, तो दो तरह के रेमेडी मिलते हैं, एक जुडिशियल एक एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल रेमेडी बेसिकली तीन होते हैं, डैमेजेस तुमको मिलेगा, कंपनसेशन जो तुम्हारा लॉस हुआ है उनका तुमको कंपनसेशन मिलेगा। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्शन के कारण जो लॉस हुआ है सिर्फ उसका कंपनसेशन मिलेगा। कोई अगर इनडायरेक्ट या रिमोट लॉस हुआ है तो उसका तुमको डैमेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे किसी के एक्शन से डायरेक्टली तुमको कोई लॉस हो गया है तो उसके डैमेजेस तुमको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा प्रॉपर्टी किसी ने खराब कर दिया या फिर प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ हो गया तो स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन तुमको मिल सकता है, यानी उस इंसान को बोला जा सकता है कि इसको ठीक करके दो। ठीक है। एंड थर्ड वन इज इंजक्शन। ठीक है। किसी को रोका जा सकता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के घर में बार बार जो है वो फेंक रहा है कचरा, तो फिर यहाँ पे इंजक्शन ऑर्डर फाइल किया जा सकता है, बोला जा सकता है कि भाई अब तुम उसके घर पे कचड़े नहीं फेंकोगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज भी अवेलेबल है, जैसे कि पहला सेल्फ डिफेंस। ऑब्वियस बात है अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तुम सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, ये राइट तुम्हें टॉट ने दिया हुआ है और हर जगह दिया हुआ है। ठीक है। ऑब्वियस बात है अगर तुम्हें कोई मारने आ रहा है तो तुम अपने आप को तो बचाओगे ही बचाओगे। दूसरा, री एंट्री ऑन लैंड। अगर तुम्हारा लैंड किसी ने कब्जा कर लिया तो तुम वापस अपना लैंड ले सकते हो। ठीक है। प्रिवेंटेशन ऑफ ट्रेपास। तुम्हारे लैंड में गाय भैंस, मतलब तुम्हारे खेत में गाय भैंस घुस चुके हैं तो तुम उनको, ठीक है, हटा सकते हो, उनको रोक सकते हो। अगर उन्होंने कोई डैमेज कर दिया तो फिर तुम उसको वहीं होल्ड कर सकते हो और उसके ऑनर को बोल सकते हो पहले हमको पैसे दो, उसके बाद ही हम इन्हें जाने देंगे। रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन ऑफ गुड्स यानी तुम्हारा अगर कोई गुड्स ले लेता है तो तुम उससे वापस ले सकते हो। ठीक है। अबैटमेंट ऑफ न्यूजेंस। अब ये क्या है, ध्यान से समझना। ये है मिस्टर ए का घर, मिस्टर ए का हाउस, ये है मिस्टर बी का हाउस। अब ये दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है। मिस्टर ए का हाउस में यहाँ पे एक गार्डन है जिसका एक पेड़ है और इस पेड़ का जो एक ब्रांच है वो मिस्टर बी के छत पर आ जाता है। ठीक है। जिससे मिस्टर बी का छत का कुछ पार्ट जो है वो कवर है। तो अब यहाँ पर मिस्टर बी बार बार मिस्टर ए को बोल रहा है कि देखो भाई तुम्हारे जो पेड़ के डाली हैं वो मेरे घर के ऊपर आ रहे हैं तो इसका कुछ करो।
ठीक है। अगर मिस्टर ए कुछ नहीं करता तो मिस्टर बी के पास राइट है अबैटमेंट ऑफ न्यूजन, यानी वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो न्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो परेशानी कर रहा है मिस्टर बी को, उसको वो कट कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कट करने से पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा मिस्टर ए को कि देख भाई अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ट्राई करना होगा मिस्टर बी को कि लेस मिसचीव मेथड यूज़ करना है, यानी जिससे कम जो है नुकसान हो, जिससे कम में मतलब निकल जाए, तो वो मेथड ही इस्तेमाल करना है। इसी को बोलते हैं अबैटमेंट ऑफ न्यूजेंस। चलो लास्ट इज डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। अच्छा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, एक समझो। प्रिवेंटेशन ऑफ ट्रे पास का मतलब होता है अगर तुम्हारे घर में ज़बरदस्ती कोई घुस जाता है, ठीक है, या फिर तुम्हारे लैंड पे कोई ज़बरदस्ती घुस जाता है तो तुम उसको निकाल सकते हो रीजनेबल फोर्स के साथ। ठीक है, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट मतलब क्या होता है, मान लो वही जो मैंने एग्जांपल दिया, तुम्हारे खेत में अगर कोई गाय घुस जाता है, एक गाय का फोटो बना देता हूँ, तुम्हारे घर में कोई गाय, घर में नहीं, तुम्हारे लैंड में गाय घुस जाता है और तुम्हारे फसल को खा जाता है, ठीक है, तो तुम इस गाय को रोक सकते हो अपने लैंड में ही और इसके ऑनर से कंपनसेशन मांग सकते हो कि पहले देखो इतना डैमेज हुआ है हमको दो, नहीं तो फिर हम इसको नहीं जाने देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आगे जो हमें करना है वो है काइंड ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, और हमारा चैप्टर हो गया खत्म। यस, ठीक है। अब कुछ तरह के टॉर्टियस लायबिलिटी होते हैं हमारे ऊपर, अब क्या क्या है देखो। सबसे पहला एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब ये क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ हुआ है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, इस केस लॉ में डिसाइड हुआ कि अगर तुम्हारे लैंड से, तुम्हारे कंट्रोल से अगर कोई चीज़ स्केप कर जाता है और वो ड्यू टू नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, और वो जो लैंड में तुम यूज़ कर रहे हो वो नॉन नेचुरल यूज़ है एंड वो डेंजरस नेचर का सब्सटेंस है जिससे जो है सामने वाले को प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा लायबिलिटी अनअवॉइडेबल हो जाएगा इस एक्सीडेंट के लिए, यानी तुम लायबल माने जाओगे टॉर्ट के लिए। यही केस डिसाइड किया था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का कोर है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस केस में हुआ क्या था, एक इंसान था, ठीक है, एक पर्सन था, दूसरा पर्सन था। ये पर्सन ना अपने लैंड पे क्या कर रहा था, एक रिजर्वायर बना रहा था, एक रिजर्वायर बना रहा था। उसके लिए इसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, ठीक है, और ये इंसान का यहाँ पर कोल माइन था। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने जो है ना लैंड में सीधा डायरेक्टली पानी भर दिया बिना उसको अच्छे से चेक किए, जिससे हुआ क्या, पूरा पानी स्केप कर गया इसके कोल माइन में। ठीक है, अब कोल माइन में स्केप कर गया तो इसका कोल माइन हो गया बर्बाद। तो यही केस डिसाइड हुआ कि अगर तुम लैंड का नॉन नेचुरल यूज कर रहे हो, अब यहाँ पे रिजर्वायर बनाना ये नॉन नेचुरल यूज है, अगर तुम लैंड का नॉन नेचुरल यूज कर रहे हो और अगर तुम्हारे कंट्रोल से कोई चीज बाहर निकल के चला जाता है, ऑब्वियस सा बात है तुम इस एक्सीडेंट के लिए टॉर्ट के अंदर लायबल होगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं, यानी कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें भले ही तुम्हारे लैंड से अगर कोई चीज़ स्केप कर जाए स्टिल तुम लायबल नहीं हो जाओगे। दूसरा, एक्ट ऑफ गॉड। अब भगवान की मर्जी के सामने भाई क्या ही टॉर्ट है, मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड के कारण जो है तुम्हारे लैंड से कोई चीज़ स्केप कर गया तो उसके लिए तुम लायबल नहीं होगे। प्लेंटिव्स ऑन डिफॉल्ट, यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिस्टर बी का, ठीक है, मिस्टर बी के गलती के कारण ही मिस्टर ए के लैंड से कुछ निकल के आ गया मिस्टर बी के लैंड में, ठीक है, और फिर मिस्टर बी को डैमेज हो गया, तो यहाँ पर भी जो है प्लेंटिव का खुद का गलती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी टॉर्ट का केस नहीं कर सकता। दूसरा, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, यानी किसी तीसरे इंसान की गलती के कारण, किसी तीसरे इंसान की गलती के कारण कोई चीज़ स्केप कर गया तो उस सिचुएशन में भी जो है जिसके लैंड से स्केप किया है वो लायबल नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान से देखना, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी में अगर ये एक्ट जो थर्ड पार्टी कर रहा था अगर इसको देखा है डिपेंडेंट ने, ये होते हुए देखा है और स्टिल ये बात का इंफॉर्मेशन जो है प्लेंटिव को नहीं दिया गया, तो फिर उस सिचुएशन में जो है डिपेंडेंट लायबल माना जाएगा टॉर्ट के लिए। ठीक है,
एक्नॉलेज करना होगा। एंड लास्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट तुम्हारे लिए बहुत सारे काम करता है, अब उसमें अगर स्केप कर जाएगा तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डाला हुआ है हैजार्डियस सब्सटेंस में। यानी अगर तुम हैजार्डियस सब्सटेंस से डील कर रहे हो और तुम्हारा हैजार्डियस सब्सटेंस स्केप कर जाता है, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम एब्सोल्यूट लायबल माने जाओगे उस स्केप के लिए। इस पर एक केस भी हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम ओलम गैस लीक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी क्या होता है? क्वी फेसिट पर एलियन फेसिट पर से, ही हु एक्ट थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। विकेरियस लायबिलिटी सिंपल बात बोलता है कि ध्यान से समझना, गलती किसी और का लेकिन लायबल कोई और होगा। विकेरियस लायबिलिटी यही बात बोलता है। मान लो टॉर्ट मैंने किया, गलती मेरे से हुआ, मेरे कारण टॉर्ट हुआ, बट लायबल जो है कोई और है। ठीक है, कौन कौन? पहला प्रिंसिपल एजेंट, ऑब्वियस सा बात है, अगर एजेंट प्रिंसिपल के अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है तो एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल ही होगा हमेशा। ठीक है, दूसरा मास्टर एंड सर्वेंट, मास्टर भी लायबल होगा सर्वेंट के टॉर्ट के कारण। अगर सर्वेंट ने ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई टॉर्ट कर दिया है तो उसका मास्टर भी लायबल होगा, हाँ सर्वेंट भी लायबल होगा। ठीक है, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर जो है जनरली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए लायबल नहीं होता है। ऑब्वियस सा बात है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नाम ही इंडिपेंडेंट है, वो खुद का एक्ट कर रहा है, तो अगर उससे टॉर्ट होगा तो वो लायबल होगा। बट फिर तुम बोलोगे यार ऊपर वाले केस में तो लायबल था, हाँ क्योंकि एक्सेप्शन है। अगर एम्प्लॉयर ने टॉर्ट करने के लिए ऑथराइज किया तो ऑब्वियस सा बात है एम्प्लॉयर लायबल होगा, या फिर अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है तो ऑब्वियस सा बात है एम्प्लॉयर भी लायबल होगा। पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स ड्यूरिंग पार्टनरशिप विद इन देयर अथॉरिटी अगर कोई काम करते हैं और उसमें टॉर्ट हो जाता है तो हर पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। ये आ गया विकेरियस लायबिलिटी का केस। अब लास्ट एक है कि स्टेट का विकेरियस लायबिलिटी क्या होता है, यानी अगर मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से टॉर्ट हो जाए तो क्या गवर्नमेंट लायबल होगा? देखो इंग्लैंड में अगर हम लोग देखें तो कॉमन लॉ जो इंग्लैंड का है उसमें क्राउन जो है वो लायबल होता है अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए। ठीक है, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर कोई सोवरेन फंक्शन है तो स्टेट लायबल नहीं होगा। एग्जांपल डिफेंस, पुलिस, तो इन केसेस में सोवरेन फंक्शन के रिलेटेड अगर कोई काम हो रहा है और उसमें टॉर्ट हुआ तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होगा। इस पर केस भी हुआ कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, लेकिन अगर नॉन सोवरेन फंक्शन है और तभी टॉर्ट हुआ तो फिर स्टेट भी लायबल होगा। इसमें एक केस हुआ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, और इसी के साथ हमारा टॉर्ट हो जाता है खत्म। 5 नंबर का हमारा ओके हो जाता है। अराउंड 40 मिनट्स हमें लगे टॉर्ट खत्म करने में। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है शुरू करते हैं। सो अब हमें करना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, ये भी 5 नंबर का वेटेज रखता है एंड मॉड्यूल में इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट टेंशन नॉट, इसके भी मैं नोट्स लेके आया हूँ, बिल्कुल तुम्हें अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। 5 नंबर हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो जैसे हमने टॉर्ट में स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने टॉर्ट वर्ड का मीनिंग समझा था, उसी तरह हम सबसे पहले समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग क्या है, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, चलो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिकली 3 पिलर्स हैं। क्या हैं? 3 पिलर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड तीसरा है जुडिशरी। क्या ये बात तुम्हें पता है? ऑब्वियस बात है, बेसिक। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 पिलर्स हैं। पहला है एक लेजिस्लेटिव जिसको लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, एंड तीसरा जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव का काम होता है कि ये लॉ बनाते हैं, दे आर द लॉ मेकर्स। जैसे हमारा पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हैं, इनका काम होता है इस लॉ को एग्जीक्यूट करवाना, इस लॉ को एडमिनिस्टर करना। ठीक है, ये लॉ सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है नहीं, एडमिनिस्टर इसको करना कि ये सब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जुडिशरी क्या करता है, उस पर फिर जजमेंट देता है।
तो ये पूरा सिस्टम है, इस तरह से हमारा देश चलता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, वो बेसिकली लॉ बनाकर दे देते हैं। एंड लॉ बनाने के साथ साथ वो थोड़े से पावर किसको दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, और ये उनको ये बोलते हैं कि ये देखो ये लॉ है और ये हम तुम्हें पावर्स दे रहे हैं, अब इस लॉ को तुम एग्जीक्यूट करवाओ और इसको सही तरीके से एडमिनिस्टर करवाओ, ठीक है। ये पावर एंड लॉ जो है किसको दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सिंपल सा बात है, अपने पावर का यूज करता है और यूज करके जो है एडमिनिस्टर करता है, यूज करके क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है। तो क्या यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इस पावर का मिसयूज करे, देयर इज अ हाई चांसेस, यस, ये चांसेस हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को जो पावर मिला है वो उनका गलत इस्तेमाल करे। तो यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पता है क्यों आया, इस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करे, उनको उनके ऊपर चेक रखने के लिए, उनको उन पे ध्यान रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है। आई होप तुम्हें क्रक्स इस चैप्टर का समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अब चलो मैं आता हूँ नोट्स पे। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इंश्योर करना कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो मिसयूज ना करे देयर पावर्स। अगर वो अपने पावर्स को मिसयूज करेंगे तो ये क्या क्रिएट करेगा, डेपोटिज्म एंड टोटलिटरिज्म, यानी डेपोटिज्म मतलब डिक्टेटरशिप, ठीक है, एंड टोटलिटरिज्म मतलब फुल कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का होगा, किसी के पास बोलने का राइट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यही है कि कोई भी बॉडी जो है मिसयूज ना करे अपना पावर, जिससे जो है डिक्टेटरशिप या जो है ऑपरेशन ना हो, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइन किया गया है, ध्यान से देखना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक ब्रांच है लॉ का, ठीक है, दैट डील्स विद पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कौन डील करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। इसको मैंने याद करने के लिए एक एक्रोनिम भी तुम्हें दिया हुआ है, आरपीएफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कुछ लोगों ने डिफाइन भी किया हुआ है, ठीक है। 3 लोगों ने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला जो है उन्होंने डिफाइन किया, डेविस ने डिफाइन किया है administrative law as law that concerned with the power and procedure of administrative agency। उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो कि किससे डील करता है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, ठीक है। फिर डीके जी ने भी जो है डिफाइन किया, उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर रिलेटिंग टू अ लीगल सिस्टम विच डिटरमाइन लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, ठीक है। सारे लोगों ने एक ही बात बोला है, बस थोड़े से घुमा फिरा कर, ठीक है, थोड़े से इंटरचेंजेस करके, बाकी सब पे बात एक ही, ठीक है। फिर जेनिंग्स ने भी डिफाइन किया है कि इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। सारे तीनों लोगों ने एक ही चीज डिफाइन किया है, बस थोड़ा सा चेंजेस दोनों में, मतलब उनके लैंग्वेजेस में चेंजेस हैं, ठीक है। अब आ जाता है फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के क्या क्या फंक्शन है, ध्यान से देखना। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ना एग्जीक्यूट करता है, एडमिनिस्टर करता है लॉ को, पॉलिसीज भी बनाता है, कभी कभी जो है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होता है, अगर लेजिस्लेचर ने उसे ये पावर दिया हुआ है तो इसी को हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 पास किया, ठीक है, कंपनीज एक्ट पास किया और कंपनीज एक्ट में सेक्शन 469 में ये पावर दे दिया कि एमसीए जो है कंपनीज के रिलेटेड रूल्स बना सकता है। तो यहाँ पे एमसीए बेसिकली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। तो एमसीए जो है रूल बना सकता है, तो ये रूल बनाने की पावर यानी लेजिस्लेटिव पावर जो है लेजिस्लेचर ने एमसीए को दे दी है। तो कभी कभी एमसीए कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर तो करेगा ही करेगा, उसको एग्जीक्यूट तो करवाएगा ही करवाएगा, उसके साथ साथ उसके ऊपर जो है लेजिस्लेचर पावर भी है, यानी एमसीए कभी कभी रूल्स, लॉ भी बना सकता है, एंड इसी को हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेस क्या है, बेसिकली 4 सोर्सेस हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो देश का संविधान है उसको मदर ऑफ ऑल लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई जितने भी लॉ डेराइव होते हैं ऑब्वियस सा बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ही होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर से ही होते हैं। ये प्राइमरी
ये प्राइमरी सोर्स है ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है एग्जीक्यूट करवाने के लिए लॉज को जो पार्लियामेंट ने पास किया है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास सेम पावर है, लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया उसको एग्जीक्यूट करवाने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला हमारा सोर्सेस ऑफ लॉ है। दूसरा है एक्ट, ठीक है, कोई भी एक्ट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जा रहा है, ठीक है, वो दूसरा सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ये एक्ट बेसिकली पास किए जाते हैं पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। थर्ड वन इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस तब इशू किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अब देखो ये ऑर्डिनेंस के बारे में डिटेल में तुमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये चैप्टर भी मैंने वन शॉट में रिवाइज करवाया हुआ है, प्ले लिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। ये अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को कि नेसेसरी एक्शन ले सकता है वेरियस सिचुएशंस में। एंड लास्ट इज जुडिशियल डिसीजन। आर्टिकल 141 यहाँ पर कनेक्ट होता है और वो बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड सारे लोगों को वो बात मानना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को भी जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का पालन करना होगा। एंड दैट आर द 4 सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर यहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ आता है जो कि डीके जी ने दिया है, ठीक है, एबी डीके ने। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, यानी ला प्रिंसिपल डी लीगैलाइट, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इस प्रिंसिपल में 3 बातें इंक्लूड है। पहला तो सुपरमेसी ऑफ लॉ होगा, ठीक है, लॉ से ऊपर कोई नहीं। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, ठीक है। एंड तीसरा प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी जो कोर्ट ने जजमेंट दिया हम लोग उसको फॉलो करेंगे, उसकी बात तो मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो आर्टिकल 141 लग जाएगा। यही रूल ऑफ लॉ बोलता है। इसमें बेसिकली ये 3 प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। ये क्या होता है ध्यान से देखना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मीन्स अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू चूज अमॉन्ग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। Such discretion must be exercised properly and reasonably and should be not be arbitrary, vague and fanciful। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने क्या किया, पावर जो है किसको डेलीगेट कर दिया, पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डेलीगेट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या करेगा पता है तुमको, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम है कि इस पावर का यूज करके वो लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे तरीके होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बहुत तरीके से, बहुत डिफरेंट टाइप से, बहुत डिफरेंट तरीके से ये काम कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को इनमें से चूज करना होता है कि वो किस तरीके से ये काम करेंगे, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, ये सब किसके पास है, ये सब डिस्क्रिशन किसके पास है, चूज करने का राइट किसके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को। इसी को हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को वेरियस अल्टरनेटिव में से चूज करना होगा कि कब कौन सा फंक्शन कैसे करना है, ठीक है। बस ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जब भी एक्सरसाइज करेगा अपना ये राइट, वो प्रॉपरली और रीजनेबली करेगा। मतलब आर्बिट्री यानी मनमौजी अपने हिसाब से, मतलब कैसे भी कर रहे हैं, किसी को इससे हर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। उसको प्रॉपर लॉ के अंडर रहकर ही ये काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों लाया गया। अब देखो जुडिशरी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे कंट्रोल रखता है। क्यों रखता है, अगर नहीं रखेगा, वो अपने पावर का मिसयूज करने लगेगा तो हम लोग डिक्टेटरशिप में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जुडिशरी भी जो है ना बहुत डिफरेंट तरीके से किस पे कंट्रोल रखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे। तो अब हम लोग वही समझेंगे कि कौन कौन से तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे जुडिशरी कंट्रोल रखता है, ठीक है। सबसे पहला जुडिशरी कंट्रोल मतलब क्या होता है, इम्पोजिशन कर सकता है रिस्ट्रिक्शन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड इंश्योरिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एक्ट लॉफुली, ठीक है। 3 तरीके से जो है कंट्रोल किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को। कौन कौन से 3 तरीके हैं, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा स्टैट्यूटरी एंड तीसरा ऑर्डिनरी, जिसको इक्विटेबल भी हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल, जिसको जुडिशियल रिव्यू भी बोला जाता है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू 2 स्टेज पे हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इसमें रिव्यू किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के एक्ट्स को, ठीक है। अब ये 2 स्टेज पे हो सकता है, या तो जुडिशियल रिव्यू कर दो तुम एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन, यानी जब लेजिस्लेचर पावर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को दे रहा है उस टाइम पे कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि ये पावर सही तो है। वहीं
दूसरा टाइम कब है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है एट ए स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। यानी सिंपल से समझो, दो टाइम पे जुडिशरी जो है रिव्यू कर सकता है कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहला टाइम जब लेजिस्लेचर पावर डेलीगेट कर रहा है उस टाइम रिव्यू कर सकता है। दूसरा रिव्यू एट द टाइम ऑफ डिस्क्रिशन हो सकता है, यानी जब पावर का यूज कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तब भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी दो टाइम कौन कौन से हो गए, पावर देने टाइम एंड पावर यूज करने टाइम। ठीक है, अगर एट दी स्टेज ऑफ डेलीगेशन पे रिव्यू हो रहा है तो लॉ चैलेंज किया जा सकता है कोई भी ग्राउंड पे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ऑब्वियस सा बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई लॉ नहीं बना सकते। ठीक है, और अगर डिस्क्रिशन के टाइम पे जुडिशियल रिव्यू हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता आर्बिट्री, यानी मन मौजी अपने हिसाब से कुछ भी मतलब पावर यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं कर सकता है। कोर्ट जो एग्जामिन करेगा कि पावर एक्सरसाइज प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ है, और ये एग्जामिन करने के लिए कोर्ट्स ने दो कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, एक एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन और दूसरा नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अगर ये दोनों चीज है डिस्क्रिशन में तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पर कोर्ट जो है रोक देगा, कोर्ट बोलेगा आप अपने पावर का एक्सरसाइज जो है प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, ये क्या हुआ, अगर पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं बैड फेथ में, मालाफाइड इंटेंशन के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अगर पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कोर्ट उसको रोक देगा, क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, इररिलेवेंट कंसीडरेशन, यानी पावर यूज हो रहा है डिफरेंट पर्पस के लिए जिसको हम लोग इम्प्रॉपर पर्पस या कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर भी बोलते हैं। यानी लॉ बनाया गया है किसी और पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उसका इस्तेमाल कर रहा है किसी और पर्पस के लिए, तो कोर्ट बोलेगा ये भी नहीं है सही है, इसको भी कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्बिट्री ऑर्डर, मतलब बिना कोई रीजन के एक्शन ले रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो ये भी गलत है। एंड नॉन एप्लीकेशन विद प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट, अब जैसा रिक्वायरमेंट लॉ ने बोला है कि इस तरह से हम लोग प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे, अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में भी जो है कोर्ट जो है क्या कर देगा, रोक देगा, आर्बिट्री मैनर में एक्सरसाइज नहीं करने देगा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को। दूसरा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड, अब ये क्या है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी किसी के डिक्टेशन किसी के डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है तो ये भी गलत है। सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने खुद पे इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अब वो जो है अच्छे से पावर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है। एंड एक्टिंग विदाउट केयर, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को हमेशा एक्ट करना है एज केयर के साथ, अगर वो विदाउट केयर नेग्लिजियंस रहेगा तो अब ऐसा बात है कोर्ट जो है उसको रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिर वो अपने डिस्क्रिशन को आर्बिट्री मैनर में इस्तेमाल कर सकता है। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे कंट्रोल करता है, ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है स्टैट्यूटरी कंट्रोल, जुडिशरी स्टैट्यूटरी भी कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को। इफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टेक एनी आर्बिट्री एक्शन, यानी बिना कोई रीजन के अपने मनमौजी एक्शन ले रहा है, अपील फाइल किया जा सकता है कोर्ट में और कोर्ट जो है फिर इशू को डिसाइड करेगा और उसका जो भी जजमेंट होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को मानना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा कंट्रोल है ऑर्डिनरी, जिसको इक्विटेबल कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली 3 रेमेडीज दिया गया है। पहला इंजंक्शन, ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर फाइल किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को बोला जा सकता है कि तुम रुक जाओ, अब तुम ये एक्ट नहीं कर सकते, या फिर उसको बोला जा सकता है कि तुमको ये एक्ट करना है। ठीक है, तो इंजंक्शन ऑर्डर फाइल किया जा सकता है। ये एक प्रिवेंटिव रेमेडी है जो इशू किया जाता है रिस्ट्रेन करने को एक पर्सन फ्रॉम एक्टिंग कंट्रेरी टू द लॉ और बियॉन्ड स्टैट्यूटरी पावर, यानी अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अपने पावर्स का मिसयूज कर रहा है तो कोर्ट जो है इंजंक्शन ऑर्डर फाइल करके उसको बोल सकता है कि रुक जाओ, अब तुम आगे कोई एक्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब इंजंक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एक प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, जो कि रिस्ट्रेन करता है किसी पर्सन के राइट को इन्फ्रिग करने से। कोई पर्सन दूसरे का राइट अगर इन्फ्रिगमेंट कर रहा है तो उसको रोका जा सकता है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन डालकर। ठीक है, एक होता है इंडोलेकेटरी, जिसको टेम्पोररी इंजंक्शन भी बोलते हैं। ये बेसिकली कोर्ट तब तक दे देता है जब तक कि पूरा केस डिसाइड ना हो जाए। कोर्ट बोल देता है अभी इस पे जो है कुछ मतलब मैंने एक लैंड का केस देखा था, उस लैंड में बोला गया कि ये लैंड अभी किसी का नहीं है जब तक कुछ डिसाइड ना हो जाए, तो यहाँ पे ये एक तरह से क्या हो गया, टेम्प्रोरी जो है इंजेक्शन ऑर्डर हो गया। फिर एक होता है परपेचुअल इंजेक्शन ऑर्डर, ये बेसिकली तब दिया जाता है जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाए और ये कंक्लूजन रहता है, मतलब प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद लास्ट अगर कोई इंजेक्शन ऑर्डर देना रहता है तो फिर कंक्लूजन के टाइम पे दिया जाता है। एक होता है मैंडेटरी इंजेक्शन, जो कि एक पर्सन को डायरेक्ट करता है कि परफॉर्म करो एक स्पेसिफिक एक्ट और रिस्टोर करो प्रीवियस कंडीशन। यानी मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम है कि परफॉर्म करना, बट वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको एक मैंडेटरी इंजेक्शन ऑर्डर कोर्ट फाइल करके बोल सकता
मैंडेटरी इंजेक्शन क्या बोलता है? मैंडेटरी इंजेक्शन सिंपल सा बात बोलता है कि मान लो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम है कोई काम करना, ठीक है, कोई काम करना उसका ड्यूटी है, अब वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैंडेटरी इंजेक्शन फाइल करके कोर्ट बोल सकता है कि भाई काम कर, ठीक है, काम कर, रिस्टोर कर प्रीवियस कंडीशन, ठीक है, तो ये ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। उसके अलावा डिक्लेरेटरी एक्शन, कोर्ट जो है डिक्लेरेशन दे सकता है राइट का, अप्रोप्रिएट रिलीफ दे सकता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है रॉन्गफुल हो, एंड लास्ट में डैमेजेस भी दे सकता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के कारण किसी को लॉस हुआ तो उसको कंपनसेशन भी कोर्ट दिलवा सकता है, और यही कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के ऊपर जुडिशरी का, ठीक है। अब आ जाता है एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या आ जाता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और यही मेन कॉन्सेप्ट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ना एक कॉमन लॉ से डिराइव हुआ था, और ये बेसिकली प्रोसीड्यूरल प्रिंसिपल है जो जज ने डेवलप किया है, बेसिकली जज ने डेवलप किया है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये कहीं पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से नहीं आया है, ठीक है। ये बेसिकली इंश्योर करता है कि फेयरनेस हो, मेंटेनेंस हो, ताकि पब्लिक का जो है कॉन्फिडेंस रहे कि भाई लॉ सही तरीके से काम कर रहा है। अब रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस में बेसिकली दो रूल्स हमें पढ़ने होते हैं। पहला रूल होता है रूल अगेंस्ट बायसनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं नेमो जुडाक्स इन कौसा सुआ, ठीक है, नेमो जुडाक्स इन कौसा सुआ। अब ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, कोई भी अपने ही केस का जज नहीं हो सकता। ऑब्वियस सा बात है, अगर क्राइम किसी ने किया और जज भी वही है तो वो बायस तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम खुद के केस के लिए जज हो जाओगे तो बायसनेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिए गए, 3 टाइप्स दिए बायसनेस के। अगर ये 3 बायसनेस रहेंगे तो तुम जज नहीं बन सकते उस प्रोसीडिंग के लिए। पहला प्रिक्यूनरी बायसनेस, ठीक है, यानी अगर तुम्हारा किसी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो तुम जज नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरा पर्सनल बायसनेस, अगर तुम्हारा कोई दोस्त रिश्तेदार का केस है तो ऑब्वियस बात है उसमें भी तुम जज नहीं बन सकते। और तीसरा सब्जेक्ट मैटर, अगर मान लो जिस केस जिसके रिलेटेड है उसमें तुम्हारा भी सब्जेक्ट मैटर है, यानी उसमें तुम्हारा भी इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस बात है कनेक्शंस है तो उसमें भी तुम जो है जज नहीं बन सकते हो। दूसरा केस आता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, जिसको बोलते हैं ऑडी आल्ट्रम पैट्रम, यानी हर पर्सन को जो है फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि उसको प्रेजेंट करने का, केस प्रेजेंट करने का। यानी लेट सपोज किसी के ऊपर केस हुआ तो उसके पास भी राइट है कि वो भी लॉयर हायर करेगा, वो भी अपनी बात रख सकता है। ये नहीं कि केस एफआईआर हुआ उसको सीधा जो है फांसी की सजा सुना दे, नहीं, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो सबको देना है। ऑडी अल्ट्रम पैट्रम यही बात बोलता है, ठीक है। इसमें क्या क्या राइट है? नोटिस रिसीव करने का राइट है, तुम अपना केस प्रेजेंट कर सकते हो। रिबूट एविडेंस, यानी तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं तुम उनके खिलाफ जो है बोल सकते हो, ठीक है। तुम एविडेंस को डिस्क्लोजर दे सकते हो, तुम स्पीकिंग ऑर्डर फाइल कर सकते हो, रीजन डिसीजन, ठीक है। और कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही जो है ऑर्डर पास करेगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस। अब देखो कोर्ट के जो जज हैं उनका कहना सिंपल है, कोई भी केस होगा हम नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे, यानी हम उनसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देंगे, और उसके साथ साथ जिसका अगर कोई बायसनेस है तो हम उसको जज भी नहीं रहने देंगे उस केस के लिए, तो हम नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपको नेचुरल जस्टिस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, अगर मान लो लॉ में ही किसी एक्ट में लॉ में लिखा हुआ है कि यहाँ पर नेचुरल जस्टिस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियस बात है हम लोग वहाँ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा इमरजेंसी के केस में भी नेचुरल जस्टिस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एक केस हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा इंटरिम एक्शन, यहाँ पे भी एक केस हुआ अभय कुमार वर्सेस के श्रीनिवासम, ठीक है। इस केस में बोला गया इंटरिम एक्शन अगर फाइल इंटरिम एक्शन लिया गया है, ठीक है, परमानेंट एक्शन नहीं इंटरिम एक्शन, तो वहाँ पे भी नेचुरल जस्टिस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ये केस। अब इस केस में हुआ क्या था, ध्यान से देखना। एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट के ऊपर केस चला कोर्ट में, तो जो यूनिवर्सिटी था उसने ये स्टूडेंट को, ठीक है, सस्पेंड कर दिया जब तक कि इस केस का मैटर डिसाइड ना हो जाए। तो ये इंटरिम ऑर्डर है, और सस्पेंड करने के लिए इस स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला था। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए, ठीक है, ये मेरा राइट है नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि इंटरिम एक्शन है ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा।
फोर्थ वन इज एकेडमिक इवैल्यूएशन या इम्प्रैक्टिबिलिटी। अब ये क्या है, मान लो कोई स्टूडेंट बहुत ही खराब है और उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस 0 है, तो क्या यूनिवर्सिटी उसको निकाल सकता है बिना उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिए? द आंसर इज यस, निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी नेचुरल जस्टिस फॉलो करने का जरूरत नहीं। उसके बाद और हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ खत्म, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब ये क्या है, ध्यान से देखें, गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है, ये बात तुम्हें पता है, हाँ ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेगा तो वो किसके नेम में करेगा? ऑब्वियस बात है, प्रेसिडेंट के नेम पे करेगा, ठीक है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट जब भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेगा तो वो गवर्नर के नाम पे करेगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 299 299 आता है, वो बोलता है कि ये पर्सनली लायबल नहीं होंगे, लायबल गवर्नमेंट ही होगा, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर का नाम रहेगा, वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट कब लायबल होंगे? तो अगर पब्लिक सर्वेंट विद इन अथॉरिटी काम कर रहे हैं तो उनका कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगा, तब गवर्नमेंट लायबल होगा। लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इलीगली या आउटसाइड अथॉरिटी जाकर काम करता है तो फिर वो पर्सनली लायबल होंगे। और इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा ओवर हो जाता है। 10 मार्क्स हमने कवर कर लिया है। अगर हम लोग टोटल देखें JIGL में कितने चैप्टर्स हमने कवर कर लिया है, तो BNSS, लिमिटेशन एक्ट, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इतने सारे चैप्टर्स हमने अभी ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो।